श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषित करानवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य द्वितीय पत्र की है। इसके अंतर्गत हिंदी के पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से बातचीत शीर्षक के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। बातचीत कहानी के अंतर्गत आने वाले कुछ सारगर्भित पंक्तियों की व्याख्या आज हम लोग पढ़ेंगे। यदि मनुष्य की इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्यों में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। ये पंक्तियाँ, सारगर्भित पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के बातचीत शीर्षक निबंध से उद्धृत है। इन पंक्तियों में विद्वान लेखक ने बातचीत शीर्षक पाठ के प्रारंभिक दौर में ही वाक शक्ति और मनुष्य की अन्य इंद्रियों की विशेषताओं के संदर्भ में अपने विचार को प्रकट किया है। इस प्रकार प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा मनुष्य की वाक शक्ति और उसकी अन्य इंद्रियों के साथ प्रकृति के बीच समन्वय, अभिव्यक्ति एवं सुख दुख के अनुभव को प्रकट करने में जो सहयोग मिलता है, उसकी जो उपयोगिता और महत्व है, उस पर निबंधकार ने अपने प्रखर विचारों द्वारा प्रकाश डाला है। उपरोक्त पंक्तियों में हिंदी गद्य के महान निबंधकार बालकृष्ण भट्ट ने अपने विचारों को शब्दबद्ध करते हुए कहा है कि अगर मनुष्य में बोलने की शक्ति नहीं होती तथा मनुष्य की दूसरी इंद्रियां अविकल रूप से अपना अपना कार्य संपादित नहीं करती तो जीवन का सही आनंद नहीं मिल पाता। प्रकृति ने सृष्टि की जो रचना की है वह गूंगी स्थिति में है, अर्थात प्रकृति का रूप मूक है। मौन रूप में ही प्रकृति अपनी स्थिति की व्याख्या करती है। इन पंक्तियों के माध्यम से निबंधकार के कहने का भाव यह है कि मानव के लिए वाक शक्ति जो प्रकृति द्वारा वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है, उसके महत्व की व्याख्या नहीं की जा सकती। आज जो कुछ भी सुख दुख की अभिव्यक्ति हम कर पाते हैं, उसमें वाक शक्ति की ही प्रमुखता है। इस प्रकार अन्य इंद्रियां भी हमारे जीवन में सहायक हैं, किंतु वाक शक्ति की महत्ता सर्वाधिक है। अगली महत्वपूर्ण व्याख्या के सारगर्भित पंक्ति हैं। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार हम लोग करेंगे। ये प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के बातचीत शीर्षक निबंध से उद्धृत की गई हैं। मनुष्य के मन में अनेक तरह के भाव उठते रहते हैं, कभी हर्ष और कभी विषाद की तो कभी करुणा और दया की। इसी क्रम में मन में पीड़ा
या शोकादि भाव भी उठते हैं, जिसे निबंधकार ने प्रतीकात्मक से अभिव्यक्त किया है। इसी प्रसंग के क्रम में ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। उपरोक्त पंक्तियों में मवाद और धुआं दो ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जिसके माध्यम से निबंधकार मनुष्य के भीतर छिपी हुई घनीभूत पीड़ा और शोकादि बातों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। बातचीत एक ऐसा सरल, सुगम और सहज तरीका है जिसके द्वारा मनुष्य के समक्ष प्रकट कर अपने आप को हल्का और पीड़ा रहित अनुभव करता है। मन की व्यथा और शोक बातचीत के क्रम में भाप की तरह अंदर से बाहर निकल जाता है। इस क्रिया के द्वारा मनुष्य का मन हल्का और स्वच्छ यानी निर्मल हो जाता है। अपनी पीड़ा और शोकादि बातों से मुक्त होकर वह चित्त में आनंद का अनुभव करता है। उपरोक्त पंक्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि बातचीत से मन की ग्रंथियाँ टूटती फूटती हैं, जिससे मन हल्का और शांत होकर आनंद को प्राप्त करता है। इस आनंद को कोई छोड़ना नहीं चाहता। इसके द्वारा ही परमानंद की प्राप्ति संभव है। अतः बातचीत का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है, ऐसा लेखक का विचार है। तीसरी सारगर्भित पंक्तियां हैं। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमौवल कहलाएगी। ये पंक्तियां भी हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के बातचीत से ही उद्धृत की गई हैं। बातचीत के क्रम में 2, 3 एवं 4 व्यक्तियों के बीच होने वाली बात के प्रसंग को लेकर यह समस्या उठाई गई है। बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच होनी चाहिए, इसकी व्याख्या एडिसन और बेन जॉनसन ने गंभीरतापूर्वक किया है। इन पंक्तियों में निबंधकार ने 4 व्यक्तियों के बीच होने वाली बात को बिल्कुल निरर्थक माना है। ऐसा भी विचार महान विद्वान एडिसन और बेन जॉनसन का ही है। बातचीत में जब 4 व्यक्ति लग जाते हैं अथवा 4 व्यक्ति मिलकर जब बातचीत करते हैं तो वहाँ बेतकल्लुफ़ी का बिल्कुल स्थान नहीं रहता। 4 व्यक्तियों से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमौवल वाली हो जाती है। उसे हम संलाप या सही बातचीत का रूप नहीं दे पाते। वहाँ केवल फॉर्मेलिटी अपना रूप ले लेती है, औपचारिकता अपना रूप ले लेती है। इस प्रकार बातचीत न होकर मात्र रस्म अदायगी की जाती है। ऐसे निरर्थक और उद्देश्य विहीन बातचीत का कोई महत्व नहीं रहता। उपरोक्त पंक्तियों में निबंधकार ने बातचीत की महत्ता, गंभीरता और गोपनीयता आदि के महत्व को रेखांकित करते हुए उसकी मौलिकता और विशिष्टता पर प्रकाश डाला है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने बातचीत कहानी के अंदर आए कुछ सारगर्भित पंक्तियों की व्याख्या के बारे में पढ़ा जाना, और अगली कक्षा में हम लोग पुनः दिगंत भाग 2 के अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।